हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रिचवानी। गाइस, अपने इस चैनल पे मैं सी एस सी ई टी के सारे नोट्स प्रोवाइड कर रही थी। साथ में आप लोगों को सारी वीडियोस भी मिल रही होगी जिसमें आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। गाइस, एक चीज़ आप लोगों को मैंने बतानी थी कि इस चैनल पे मतलब हमारा जो सी एस वर्ल्ड है इसका टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो मैंने अभी इनिशिएट किया है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस पर रजिस्टर्ड होना है ताकि आप लोग को डेली क्विज मिल सके और आप लोग की क्विज की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो आप लोग को डेली क्विज अगर देना है तो उसमें रजिस्टर्ड हो जाओ, आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और नहीं तो मैं इस पे अपना लिंक मतलब टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो फटाफट रजिस्टर्ड हो जाना ताकि आप लोग को डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज मिल जाए। फिलहाल आज हम लोग अपना गवर्नमेंट बजट स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारा गवर्नमेंट बजट। देखो, बजट क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो हर साल क्या करती है, बजट लाती है। बजट इसलिए लाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को हर साल कुछ ना कुछ खर्चे करने होते हैं और कुछ ना कुछ इनकम होती है। तो कैसे कैसे अपनी इनकम को चेंज करना है या कैसे कैसे एक्सपेंडिचर्स को चेंज करना है, वो सारा हम लोग उस बजट में बताते हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ ओवरव्यू पहले वीडियो में मैं लाई हूँ ताकि जो हिस्ट्री है वो भी आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि उस हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। हम लोग स्किप कर जाते हैं, पढ़ते नहीं है, बोरिंग लगती है हमें, तो वो सब कुछ नहीं करना, आनाकानी नहीं करनी। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको बिल्कुल स्थिर होकर बोलना होगा कि हाँ आई कैन डू इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बजट सिर्फ भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंट ही स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। बिफोर इंडिपेंडेंट भी इंडिया में बजट चलता था, तो वही सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट इंडियन बजट किसने प्रेजेंट किया था, वॉज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन फरवरी 1869। ठीक है, तो 18 फरवरी 1869 को ये बजट प्रेजेंट किया गया था। आफ्टर इंडियन बजट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 7 अप्रैल 1860। ठीक है, तो पहले 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ था। तो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी को 1869 में दिया था। अभी भी आप लोगों को पता हो तो बजट हमारा जो है वो फैब के एंड में आता है। ठीक है, और फैब के एंड में वो भी चेंज हो गया, फैब के एंड में अब तो बिगनिंग ऑफ द फैब में आने लग गया, वो भी मैं सारा बताऊंगी। लेकिन फैब में हमारा बजट आता है हर साल और एप्लीकेबल होता है अप्रैल से। ठीक है, तो पहला जो बजट था वो भी देखो 18 फरवरी को ही आया है। कौन लाया था, जेम्स विल्सन लाया था। कब लाया था, 1869 में लाया था। ठीक है, उससे पहले 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ एक बार बताया था। ठीक है, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब होता है आजादी के बाद। ठीक है, वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, कौन थे हमारे, आर के शानमुखन चेटी थे, और नवंबर 26 1947। आपको पता है इंडिया आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 में जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने क्या करा था, बजट लाए थे। और आपको पता है जो बजट है वो कौन लाता है, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है, जो कि अभी हमारी कौन है, सीताराम रमन है ना। टिल 1955 बजट वॉज ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो है ना, पहले 1955 तक बजट सिर्फ किस में था, इंग्लिश लैंग्वेज में ही था। ठीक है, मतलब हिंदी में नहीं आता था। However, in 1955 to 1956, budget started getting printing in both the language Hindi and English। मतलब 1955 से 1956, आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1955 से लेके 1956 से मतलब 55 के बाद स्टार्ट हो गया था हमारा हिंदी और इंग्लिश में। क्वेश्चन आएगा 1955 तक बताओ कौन सा बजट चलता, कौन सी लैंग्वेज में चलता था, तो सिर्फ इंग्लिश में चलता था। लेकिन 1955 से 56 में हिंदी और इंग्लिश में दोनों आ गया। इन ब्रिटिश एरा द बजट इज यूज टू प्रेजेंट इट 5 PM, मतलब 5 बजे तक हम शाम को बजट दे सकते थे, लेकिन ये प्रैक्टिस खत्म की गई। तो दिस प्रैक्टिस वाज डिसकंटिन्यू इन द ईयर 2001। क्वेश्चन आएगा बताओ कौन से ईयर में जो ये प्रैक्टिस है वो खत्म की गई थी, तो 2001 में की गई थी, बाय प्रेजेंटिंग द बजट एट 11 AM, 11 बजे तक हम कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, until 2017 the ritual was to present the budget on last working day of the Feb। ठीक है, तो हम कब तक कर सकते थे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द Feb तक कर सकते थे।
लेकिन 2 साल तक, मतलब 2 साल से 17 तक, 17 के बाद 18 और 19, ठीक है, from last 2 years budget is now presented on the last working day of the FAB। अब कब तक करना है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ FAB तक करना है। मिस्टर के.सी. निरोगी एंड मिस्टर H.N. बहुगुणा फर्स्ट 2 फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कोई इंडियन बजट दिया ही नहीं। ऐसे 2 फाइनेंस मिनिस्टर रह गए जिन्होंने कोई इंडियन बजट दिया ही नहीं। क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट किसने दिया था सबसे ज्यादा? श्री मुरारी जी देसाई ने दिया था। और इन्होंने कितने बजट दिए थे? 10 बजट दिए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 92 ईयर्स में क्या हुआ था? यूनियन बजट ने बोला, पहले क्या होता था, रेल का बजट अलग बनता था और यूनियन का अलग बनता था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता था। अब क्या किया? दोनों को मर्ज किया गया। कब से? 2017 से। तो मर्ज किया गया यूनियन बजट को विद द रेल बजट विच वॉज यूजुअली प्रेजेंटेड सेपरेटली, मतलब अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 2017 में, ठीक है, ये क्या किया गया था? मर्ज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और रेलवे का बजट। क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन से ईयर में, तो बता देना। की टर्मोलॉजीज और हेड, एक सेकेंड, हाँ, की टर्मोलॉजीज कुछ हिस्ट्री लाई हूँ मैं। देखो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को आनाकानी होगी कि यार हिस्ट्री कैसे पढ़े। भाई पढ़नी है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे, क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी ना, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आनाकानी नहीं करनी, यहाँ पे बल्कि वीडियो 2-2 बार देखनी है अच्छे से। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में दिए गए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारी जो कंपनीज भी होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली बनाती है, और जो उनका ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बजट का भी जो स्टेटमेंट होगा, जो गवर्नमेंट बनाएगी, वो भी कब से होगा? अप्रैल से मार्च तक का होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिट मतलब जो मिलने वाला है, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होने वाला है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और कब से होगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। द स्टेटमेंट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगभग 10 पेजों का होता है। तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से कि कौन से आर्टिकल में है और लगभग कितने पेजों का होता है। अच्छा देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे 3 टाइप के, कौन से? कंसोलिडेटेड, कंटीजेंट और पब्लिक अकाउंट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंट फंड, पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब कोई कंपनी अपनी बहुत सारी सब्सिडरीज खोल देती है, ब्रांचेस खोल देती है, तो वो क्या करती है? सारे अकाउंट्स को एक साथ मर्ज करती है, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, एक बार 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, ऑल रेवेन्यू रेज बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे होते हैं या जो भी इनकम होती है वो इस अकाउंट में आता है, कुछ चीजें छोड़ के। कुछ चीजें कहाँ जाती है? कंटीजेंट में जाएगी या फिर पब्लिक में जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो पब्लिक है। लेकिन एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वहां पे पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे जो भी आप पैसा निकालते हो, बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल से यहाँ पे पैसा नहीं निकलेगा। देखो, all revenue raised by the government and all government expenditure are made from this fund except कुछ exceptional contingency or public fund recorded as a consolidated fund of India. No money can be withdrawn from this fund without parliament approval. तो parliament की बिना approval के यहाँ पे पैसा नहीं निकाला जाएगा। यही बात मैंने आपको बताई। नेक्स्ट टर्म, कुछ बीच में टर्म्स आ गई है, उसको देख लेते हैं, फिर बाद में कंटीजेंट और फिर पब्लिक को भी देख लेंगे। डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट आप जानते हो, जब हम लोग किसी को फ्री में पैसा देते हैं, फंड देती है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं ग्रांट। आप लोगों ने कई बार कंपनीज की भी बैलेंस शीट में देखा होगा ग्रांट रिसीव। ग्रांट रिसीव का मतलब होता है कुछ डोनेशन, कुछ फ्री में गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो कुछ फ्री में अगर गवर्नमेंट देती है तो उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है।
तो डिमांड फॉर ग्रांट इज द फॉर्म इन विच एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूडिंग इन द एनुअल फाइनेंशियल। सिंपल एक बात बता दूं, ये सिर्फ इतना याद कर लेना, इसको आर्टिकल 113 में लिखा गया, ठीक है। वहां पे जो था पहले आर्टिकल वो कौन सा था, एक बार वापस दिखा देती हूँ। आर्टिकल 112 में तो आपका था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आर्टिकल 113 में हो गया आपका डिमांड फॉर ग्रांट। आर्टिकल 113 में हो गया डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, याद रख लेना। अब सेकंड पैराग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। द डिमांड फॉर ग्रांट इंक्लूड प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू। देखो ग्रांट का मतलब होता है आप फ्री में किसी को पैसा दे, तो वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी दे सकते हो और वो कोई बड़े फंड के लिए भी दे सकते हो। लाइक किसी कंपनी को आपने दे दिया, वो बड़ी कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है इसलिए दे दिया, ठीक है। या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प कर दी या कोई यूनियन टेरिटरी को हेल्प कर दी, तो वो सारा यहाँ पे आएगा। तो डिमांड फॉर ग्रांट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कुछ भी हो वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्टर और डिपार्टमेंट, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट वगैरह में देता है। बस आप इतना याद रख लेना कि डिमांड फॉर ग्रांट 113 में और 112 में कौन सा होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्रोप्रिएट बिल, देखो कोई भी खर्चा होता है तो वहां पे पार्लियामेंट की अप्रूवल ली जाती है, ठीक है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि कंसोलिडेटेड में से कुछ भी पैसा अगर विड्रॉ होता है तो वो कहाँ पे लिखा जाता है, वो पार्लियामेंट की अप्रूवल ली जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ रिटर्न में तो होना चाहिए ना, तो उस रिटर्न फॉर्म को बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं, बिल। आप लोगों ने सुना होगा बिल पास किया, तो बिल पास का मतलब होता है वो मतलब अप्रूव हो गया, जो खर्चा था पार्लियामेंट से पूछना था वो अप्रूव हो गया। तो एप्रोप्रिएट बिल गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड, हम पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस साल के खर्चों के लिए। इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड द अमाउंट सो वोटेड फॉर मीटिंग ऑफ, मतलब हो सकता है ना कि हम लोगों ने 100 करोड़ मांगे हो लेकिन गवर्नमेंट ने हमें 80 करोड़ ही अप्रूव किया, तो जितने अप्रूव करेगी ना वो ही इस बिल में आएगा। जितना आपने डिमांड किया वो नहीं आएगा, जितना गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, जितने वोट हुए हैं उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस बिल। अगर वही बिल, देखो जो अभी पढ़ा था एप्रोप्रिएट बिल, अगर वही बिल पैसों से रिलेटेड हो जाए तो उसको फाइनेंस बिल बोलेंगे। अगर वही बिल पैसों से रिलेटेड हो जाए तो उसको फाइनेंस बिल बोलेंगे। ये कौन से आर्टिकल में, 110। 112 में कौन सा था, 112 में था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 113 में कौन सा था हम लोग का जो अप्रूवल था, किसमें था, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेना आप लोग, ठीक है। तो 1110 में आप लोग के फाइनेंस बिल दिए गए। अब फाइनेंस बिल क्या था, द प्रपोजल फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो आप लोगों को कितना टैक्स रखना है, देखो आप लोग को ये भी पता होगा कि पहले क्या होता था, अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता था, फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% लगता था, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक फिर 20% हुआ। मतलब ये हर साल चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये टैक्स का जो रेट है वो हर साल चेंज होता रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ नया टैक्स आ जाता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं पुराने टैक्स में मॉडिफिकेशन या कोई नया टैक्स आता है वो सारा का सारा फाइनेंस बिल में आता है, ठीक है। फाइनेंस बिल की जो एक्सप्लेनेशन है, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना फिर आप लोग इसको पढ़ लेना। फाइनेंस बिल की जो एक्सप्लेनेशन है वो किस में आती है, वो एक पेपर्स में आती है, और उस पेपर्स को बोला जाता है मेमोरेंडम। क्या बोला जाता है, मेमोरेंडम, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अ फाइनेंस बिल इज द मनी बिल इज डिफाइंड एज आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लेवी न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस लगाने के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर और कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब बियॉन्ड द लिमिट। कई बार ऐसा होता है कुछ टैक्स की जो डिडक्शंस है या कुछ ऐसे टैक्स है जो कि इस साल खत्म होने वाले थे, अगर आपको उसका टाइम पीरियड बढ़ाना हो तो वहां पे आप लोगों को ये इसमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों की कई चीजें ऐसी चीज जो 2020 में खत्म होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू द कोरोना वायरस वो खत्म नहीं हो पाई, तो हमें उसको आगे अगर 21 तक खींचना है तो आप लोग को इस फाइनेंस बिल में लिखना होगा। The second paragraph, the finance bill is complied by the memorandum containing explanation of the provision included in, मतलब जो भी आप उसमें लिख रहे हो अगर उसके साथ कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन है तो वो अटैचमेंट लगेंगे, और अटैचमेंट को यहाँ पे मेमोरेंडम बोला जाता है।
फाइनेंस बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। द फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कुछ गलत है तो वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन जाता तो सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। हाउएवर द राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट इन द बिल, और ये बिल कितने दिनों में पास हो जाता है? 75 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल के इंट्रोडक्शन के 75 डेज में ये बिल पास हो जाना चाहिए या फिर मना हो जाना चाहिए, जो भी डिसीजन है वो 75 डेज में हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारा कंटीजेंट फंड। अभी तक हम लोगों ने कंसोलिडेटेड पढ़ा था और बीच में कुछ टर्म्स आ गई थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको रोक दिया। अब आ जाते हैं कंटीजेंट फंड। गाइस, आप लोगों को पता है जब हम लोग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते थे तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हमारी कंटीजेंट होती थी। लाइक किसी कंपनी पे केस चल रहा है, अब केस जीतेगी कंपनी तो कंपनी को लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कंपनी केस हार गई तो कंपनी को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजें जो किसी दूसरे पे डिपेंड है, किसी एक इवेंट पे डिपेंड है, उस इवेंट के आने पे वो हमारी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं कंटीजेंट फंड। तो कंटीजेंट फंड कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता था, वो कहाँ आता था? हमेशा बैलेंस शीट के नीचे आता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, गवर्नमेंट भी कुछ पैसा ऐसा रखती है जो कि अचानक से गवर्नमेंट को जरूरत पड़ जाए। जैसे कि अगर कहीं अर्थक्वेक आ जाए तो हम ऐसा सोचेंगे थोड़ी कि हमारी कंट्री में अर्थक्वेक आ जाएगा और फिर हम पैसा खर्च करेंगे, तो उस अर्थक्वेक के लिए गवर्नमेंट पैसा रखती है। दूसरा, कभी कभी जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना वायरस, हम लोगों ने सोचा था क्या कभी कोरोना वायरस आएगा, तो उसमें जो उसकी बीमारी में जो पैसा लग रहा है वो सब कंटीजेंट फंड से जा रहा है। तो एज द नेम सजेस्ट, एनी अर्जेंट या अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, कोई अर्जेंट या अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जिसको हमने सोचा नहीं था, इज मीट फ्रॉम दिस फंड, ठीक है। द 500 करोड़ फंड रुपीज इसमें डिपॉजिट होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है हमारा 500 करोड़ रुपए इसमें रखता है, ठीक है। अगर इसमें कोई खर्चा हो जाता है तो पहले इसमें से कर लो, फिर क्या करेंगे, जो हमारा कंसोलिडेटेड है ना, वो कंसोलिडेटेड सबका इकट्ठा है, तो हम क्या करेंगे फिर बाद में यहाँ का जो खर्चा हुआ था वो कहाँ दिखाएंगे? कंसोलिडेटेड में दिखाएंगे, और यहाँ पे पैसा वापस ले आएंगे। मतलब जितना भी खर्चा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, खर्चा किस में दिखेगा? दोबारा कंसोलिडेटेड में ही दिखेगा, ठीक है। तो एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर अ सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल तो चलेगी। अमाउंट विड्रॉ इज रिटर्न फ्रॉम दिस फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, क्या आ गया? मतलब कोई भी अगर पैसा आप यहाँ से निकालते हो तो रिटर्न टू द फंड, ठीक है। इस फंड को रिटर्न करना, कौन रिटर्न करेगा? कंसोलिडेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन रिटर्न करेगा? कंसोलिडेटेड फंड। और यहाँ पे भी अप्रूवल की जरूरत है पार्लियामेंट की। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? जनता का पैसा। जनता का पैसा, तो जनता से क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ सेविंग वगैरह ले लेती है और कोई इंडस्ट्रीज को हेल्प कर देती है, लाइक छोटी इंडस्ट्री हो गई, कोई है ना प्रोविडेंट फंड में दे दिया, इस तरीके से जो गवर्नमेंट करती है। आप लोगों को पता भी होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ का पैसा काटती है, पीएफ काटती है, प्रोविडेंट फंड काटती है, और वही पैसा गवर्नमेंट यूज़ करती है, और उसके बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वो पैसा वापस किस में जाता है? उनको एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो एज अ बैंकर काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? एज अ बैंकर काम कर रही है। और जब वो एज अ बैंकर काम करेगी तो यहाँ पे पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही बट रहा है, इस वजह से यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चलती, तो वो पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। दिस फंड इज टू बी अकाउंट for those transaction where the government is merely acting as a banker, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ गया पीएफ, आ गया स्मॉल सेविंग आ गई, या फिर सो ऑन, ठीक है। दीज फंड डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, ये बैंक पब्लिक का पैसा होता है इसलिए गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता। दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम, ठीक है। ये लिया जाता है लेकिन वापस उन लोगों को ही पे कर दिया जाता है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस फंड, एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिकॉर्डेड टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन आएगा किस में पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं करता, तो वो कौन सा अकाउंट है? पब्लिक अकाउंट है। किस में गवर्नमेंट का, ये कौन सा फंड, जो कौन सा अकाउंट है जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता, तो पब्लिक अकाउंट। फॉर ईच ऑफ द फंड द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिट एंड पेमेंट, मतलब हर चीज के लिए एक रिसिट लेती है, जो पैसा आता है वो रिसिट साइड शो करती है, जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर साइड शो करती है, ठीक है। एक बार रीड कर लो आप इसको।
गाइस मुझे आप लोग को एक चीज़ और बतानी थी कि थोड़े टाइम बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ संडे, वो भी बिल्कुल फ्री होगी। उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो आप लोग का जब मेरे साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा तो उसमें आप मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। टाइमिंग और लिंक सब कुछ मैं टेलीग्राम पे दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना कॉमर्स ये CS वर्ल्ड के नेम से। अब देखो, बजट जो होता है ना गवर्नमेंट का, वो दो तरीके से होता है, रेवेन्यू बजट या फिर कैपिटल बजट। ध्यान से सुनना, रेवेन्यू बजट या फिर कैपिटल बजट। जो खर्चा गवर्नमेंट डे टू डे में करती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। जो खर्चा या फिर इनकम गवर्नमेंट की बहुत लंबे समय तक आती है, मतलब बहुत एक साल से ज़्यादा की होती है, कभी कभी आती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब रेवेन्यू में भी खर्चा भी हो सकता है डे टू डे, और डे टू डे इनकम भी हो सकती है। तो जैसे टैक्स में डे टू डे इनकम होती है और गवर्नमेंट को सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, तो डे टू डे खर्चा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसिट भी हो सकती है। लेकिन कैपिटल में कैपिटल का खर्चा हो गया, लाइक गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बना दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है, लाइक किसी दूसरी गवर्नमेंट से फायदा मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, तो कैपिटल रिसिट हो जाएगा। बस वही चीज इस पैराग्राफ में समझा रखी है, एक बार आप लोग रीड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे एक चीज और सुन लेना, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार वापस बता देती हूँ कौन सा ग्रुप है, CS वर्ल्ड के नाम से ज्वाइन कर लेना। तो चले, तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अपने आप पे बिलीव करो, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को अपने आप पे बहुत बिलीव होना चाहिए और अच्छे से स्टडीज करना। डेली क्विज जो टेलीग्राम पे आएंगे उसके आंसर्स देना। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तो थैंक यू।